हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो हम लोगों की क्लासेज है उसमें हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो कि एक टॉपिक है इसको शुरू करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10 जो कि सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को शुरू किया है, उसमें बहुत सारी बातों को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। डिस्कस करने के साथ साथ हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन जो कि बेल्जियम और श्रीलंका का देखा था। बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में देखा था कि वहाँ पर डाइवर्सिटी थी, और उसमें देखा था कि श्रीलंका उसके टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट की। उस डाइवर्सिटी को वहाँ के लीडर्स ने क्या किया था, मेजोरिटी के थ्रू वहाँ पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी के टुवर्ड्स क्या किया था, मेजोरिटेरियनिज्म का सहारा लिया था और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट ना कर मतलब की थी। पावर शेयर इन द एब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो सारा हम लोगों ने देखा था। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम श्रीलंका में हुई थी इन द एब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब देखिए, यहाँ पर बेल्जियम में भी तो डाइवर्सिटी है। बेल्जियम में भी दो कम्युनिटी रह रही है। डच कम्युनिटी रह रही है जिसमें 59% और 40% जो क्या है, फ्रेंच कम्युनिटी है। तो इस तरह से यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर इन डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया गया, पावर को कैसे शेयर किया गया, और यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई और इन डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया गया। तो कैसे यहाँ के डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया है, और तब हम लोगों ने कंक्लूड करेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले इस केस स्टडी को समझते हैं, उसके बाद हम लोगों फिर देखेंगे कि हाँ, दोनों में जैसे कि वहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म था और यहाँ पर एकोमोडेशन था, तो दोनों के बाद हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिलती है। तो चलिए आज का जो हम लोग का क्लासेज है उसको शुरू करते हैं। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, देखिए यहाँ पर बेल्जियम में जो पहला एकोमोडेशन इन बेल्जियम का जो पहला पॉइंट ही है, लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ के लीडर्स को दिख रहा था कि यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है, यहाँ की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया था। और इन डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ही यहाँ के लीडर्स शुरू में ही क्या किए थे, इनके टुवर्ड्स अलग तरह से रिएक्ट किया, और मतलब कि अलग रास्ता अपनाया। क्या किया, तो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी 1970 टू 1993। यहाँ के डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन को कितने 4 टाइम्स अमेंड किया, 1970 से 1993। और इन 4 टाइम्स अमेंड करते हुए उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या किया जाए, किसी भी जो कम्युनिटी है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो और सभी को अपना अपना पावर मिल जाए, और सब क्या हो, सभी को मतलब पूरे बोल सकते नहीं कि पूरी जो परेशानी थी और जो डाइवर्सिटी उसको एक अच्छे से अकोमोडेट करने की कोशिश की। अब कैसे अकोमोडेट करने की कोशिश की गई, तो उसी का कुछ मॉडल है। सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर, मतलब कि उन्होंने क्या क्या अमेंड किया और कौन कौन सी ऐसी बातें दी कि सब सारी परेशानी खत्म हो गई और सब बोल सकते हैं कि एक मॉडल ऑफ एकोमोडेशन तैयार हो गया। सम एलिमेंट्स, उसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी यही बन जाता है कि सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए। चाहे ये बताइए कि क्या स्पेसिफिक बातें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद निकल कर आई थी, उसको बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन इसका बन सकता है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो इस तरह से आपका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैसे रिएक्ट किया गया बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल कर आए थे। तो इन सारी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लिखना है। तो एक एक पॉइंट समझिए क्या था मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। तो पहला पॉइंट ही है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको मेंशन किया कि जैसे फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, मतलब जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स और डच स्पीकिंग लीडर्स दोनों क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी केवल डच ही लैंग्वेज के जो लीडर्स की संख्या ज़्यादा होगी, या मतलब बोल सकते हैं दोनों की इक्वल। जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर दिल्ली है, तो दिल्ली में मान लीजिए कि 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तो दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा किनकी है, मेजोरिटी है, वो डच की है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि नहीं, ऐसी नहीं रहेगी कि डच की लीडर्स ज़्यादा रहेगी। मतलब कोई भी डिसीजन होंगे तो इक्वल मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स होंगे और अपनी मतलब वर्क को क्या करेंगे, दोनों इक्वली रूप से, मतलब इक्वल मिनिस्टर्स होंगे तो कोई भी डिसीजन क्या होंगे, यूनिलेटरली नहीं लिया जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पावर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है।
दस द नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो इसके कारण क्या होगा, कोई भी सिंगल जो कम्युनिटी है वो क्या होगा, अपने डिसीजन को नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब दोनों मिनिस्टर्स इक्वल, डच के भी और फ्रेंच के भी। तो कोई भी एक कम्युनिटी क्या होगी, यूनिलैटरल डिसीजन ना ले पाएंगी। उसके सेकेंड किया गया, पावर वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया, यहाँ पर पावर को शेयर किया गया है सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट शेयर किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों डाइल्यूट किया गया है, देखिए अब इसका एक ऐसे एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया के एग्जांपल से रिलेट करवाते हैं कि जैसे कि बिहार है, बिहार एक स्टेट है और तमिलनाडु एक स्टेट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या की है, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डाइल्यूट की गई है, पावर को शेयर की गई है किसके बीच में, तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे तमिलनाडु में, तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, बिहार की लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अपने हिसाब से रूल करेगी, अपने मतलब कि अपने हिसाब से दोनों को इक्वली बोलेगी कि नहीं ऐसे ही पालन करना है आप लोगों को, हम कोई भी पावर डाइल्यूट नहीं करें। तो ठीक से क्या मान लीजिए कि बिहार की जैसे जो लैंग्वेज है उसको थोपी जाएगी अगर तमिलनाडु में, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तमिलनाडु की जो लैंग्वेज खाना पीना बिहार में थोपी जाएगी तो वो भी वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या किया है, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने या बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर को शेयर कर दिया है, किसके बीच में, पावर दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को पावर देकर बोला है कि आप अपने हिसाब से अपने स्टेट में रूल कीजिए, क्या चाहिए वहाँ के लोगों को आप देखिए, जैसे आपकी कल्चर है आप उसको उस हिसाब से चलाइए अपने स्टेट को। तो आप क्या रहिएगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में नहीं रहिएगा, आप यूनिलेटरल है, आप स्वतंत्र हैं, आप पार्ट रहिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट आप अपने स्वेच्छा से अपने राज्य में अपने स्टेट को क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं या चला सकते हैं, अपनी कल्चर को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपकी स्टेट की डिमांड है उस हिसाब से आप अपनी स्टेट को चलाइए। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अभी यहाँ पर क्या देखने को आपको मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच कम्युनिटी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ ने डच जो कम्युनिटी थी, डच ने क्या किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बोला कि फ्रेंच को भी इक्वल दे दिया जाए, डच को भी इक्वल। सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे कंट्री में उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया किनको, डच मतलब कि फ्रेंच को, फ्रेंच कम्युनिटी को। अब देखिए जब ब्रुसेल्स है, तो ब्रुसेल्स में हम लोगों ने केस में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी किसकी, 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% डच स्पीकिंग पीपल है। अब यहाँ पर जो बोला, यहाँ की जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उन्होंने बोला कि आपने हमको क्या किया है, पूरे कंट्री में सेंट्रल में हमको पावर दिया है, तो हम आपको क्या करेंगे, ब्रुसेल्स में जो एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी उसमें हम आपको क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम भी आपको क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे यहाँ के सेपरेट। ये तो वही वाली बात होगी कि आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर दीजिए, तो हम थोड़ा सेक्रीफाइस कर देते हैं, आप थोड़ा सा दे दीजिए और हमसे थोड़ा सा ले लीजिए, मतलब कि अगर आपका कुछ फ़ायदा हो जाए मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि पावर को क्या किया, शेयर कर लिया गया अपने आप में, और यहाँ पर क्या हुआ, एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। फोर्थ पॉइंट है कि थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। एक थर्ड काइंड, एक अलग तरह की एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई जो बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ही होता था कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू, जिन लोगों को परेशानी है, लैंग्वेज से रिलेटेड परेशानी है, ये सब जैसे कन्फ्लिक्ट ना हो इन सारी चीज़ों को लेकर, तो इनके लिए कल्चरल एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, और जो बेसिकली इन्हीं सब मुद्दों पर क्या करती थी, देखती थी, लॉ बनाती थी, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को देखती थी और उन पर अपना पावर रिगार्ड करके उन सबको परफॉर्म करवाती थी। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसके लिए एक थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी जो इन सारी चीज़ों को देखे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से एकोमोडेट करे। ठीक है, उसके अलावा है ये इस तरह से अभी हमने क्या देखा, एक पहले 1 मार्क्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप लोग देखिएगा कि ब्रुसेल्स वॉज चूजन द हेड क्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना गया, और ब्रुसेल्स को इसलिए चुना गया, देखिए
अभी देखिएगा कि पूरे यूरोप में यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन एक ट्रेड से रिलेटेड यूनियन है जो कि पूरे यूरोप ने मिलकर क्या किया गया था, पूरे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया और यूरोपियन यूनियन बनाकर कि सोचा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाए, तो देखा कि बेल्जियम कितना अच्छा एक कंट्री है जो अपने डाइवर्सिटी को इतनी अच्छे से अकोमोडेट किया है, यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने सब मिलकर सोचा कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और यहाँ पर शांति है, तो क्या किया जाए, यहीं पर ब्रसेल्स में ही क्या किया जाए, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना लिया जाए और यहीं पर उन्होंने उन सब ने मिलकर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में बनाया। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना था वेयर इज़ द यूरोप हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो आप बोलिएगा कि ब्रसेल्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या आप लोगों को मिला, कंक्लूड अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर पावर शेयर की गई है तो पावर शेयर करने से देखिए कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई भी परेशानी नहीं हुआ और सभी कुछ क्या हुआ, अच्छे से एकोमोडेट हो गया और पूरी तरह यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म होने लगी और कोई भी किसी को परेशानी नहीं हुई। और देखिए हम लोगों ने देखा श्रीलंका में डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं की गई तो वहाँ पर परेशानी देखें, तो हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितनी हम लोगों के लिए बेहतर है और यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ रही है कि पावर शेयरिंग करने से हमारे कंट्री में वीकिंग ऑफ पावर या बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन नहीं होती, हम बल्कि कंट्री एक स्ट्रांग हो जाती है, भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है, लोग अपने आप में एक कल्चरली लैंग्वेज के मतलब कि पूरा बोलते कंट्री एक बंद कर एक सूत्रों में बन जाती है और कंट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। वहाँ पर देखा कि कन्फ्लिक्ट हो रहा था श्रीलंका में, पावर नहीं शेयर किया गया, यहाँ पर हमने ने देखा क्या हुआ, पावर शेयर कर लिया गया, अपने में सब ने एकोमोडेट कर लिया, लीडर्स ने बांट लिया कि तुम हमको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दो, हम तुमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इस तरह से पावर को डाइल्यूट कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और बहुत अच्छे से सब कुछ परफॉर्म हुआ। देखिए बाकी अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल पूरे उसमें, और यहाँ तक तो हमको एक समझ में बात आ गई है कि हाँ पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बट एक अब डीपली हम पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। और तो हम लोग का वही नेक्स्ट टॉपिक है और उसको हम नेक्स्ट क्लासेज में जो कि समझेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछे, आस्क योर डाउट्स एंड चलिए, थैंक यू सो मच।